All right. Assalamu alaikum, students. Uh, Again, Walaikum salam, sir. all right. Okay. You can. That means you can hear me from the Walaikum Assalam, and you can also look at the slides, and they are clearly Yes, visible. sir. Okay. Yes, sir. All right. Thank you. ओके हम आज हमारा डीप लर्निंग के क्लास का 15th लेक्चर है और उसमें हम अपना जो लीनियर अलजेब्रा फॉर मशीन लर्निंग सीख रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। होपफुली इंशाल्लाह ये लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर हम नेक्स्ट टाइम हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि हम इसको प्रोबेबिलिटी और इंफॉर्मेशन थ्योरी उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके ओके वी हैड seen this all this matrix. We were on this slide in the end, towards the end of the class. I told you that you should look at the this conversion from y equal to wxt changing to uh, wxt plus b and changing to y equal to w dash x dash t and eliminating the b part in it. Uh, uh, when we implement in the machine learning and we want to avoid this one additional step of calculation on big matrices, we normally do this. So I told you that just see is that possible and how will that be possible. I had assigned you to look at it uh, that and justify it. In fact, even solution is given there. So can you see that and can you eliminate b in the above expression y is equal to w into xt plus b and just make it as a product of two a product of a vector a matrix and vector. Did you see you people and did you get that? Yes, somebody? Yes, sir. Okay, so is that, can you make it equivalent to just the product of a matrix and a vector instead of having a vector added to it? Okay, all right. Okay, we do that, show you that. Uh, okay, all right. What we are saying there is, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स W है, ये पहला पहला एक्सप्रेशन है जिसको हम इक्वलेंट कर रहे हैं और किस सिचुएशन में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि y is a product of a matrix and a vector। ये हमने वहां दिया है। वेक्टर को जब हॉरिजेंटली हम लिखते हैं, ये वर्टिकल होता है तो इसको ट्रांसपोज की शक्ल में लिख देते हैं, प्लस ए वेक्टर। Can we transform it? Question is, we want, because of this simply essential requirement or simplicity of big operations, we want to transform the same thing, same result कि हम ये y ही आए, इन्हीं यही calculations हो, but we should somehow get only the product of a matrix
I will rather give it a new name, W dash multiplied with a vector ट्रांसपोज जैसा कि ये है, एंड हैविंग नथिंग, ये बी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो और रिजल्ट सही रहे, ये हम वहाँ देखना चाह रहे हैं। इसको देखने के लिए अगर हम जनरलाइज शक्ल में देखें तो ये इस तरह की चीज़ बन रही है। ये जो चीज़ है ये एक जनरलाइज मैट्रिक्स है, तो ये m बाई एन वहाँ पे बनाई हुई भी है। हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली है ताकि जनरलाइज सिचुएशन पे हम इसको प्रूफ कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये हमारा W m बाई एन, ओके, ये हमारा W m बाई एन है, ओके। ये और ऑफ कोर्स जो m इंटू एन, राइट, इसका मतलब है ये साइड m है, ये साइड m है, इसकी रोज m रोज n कॉलम, ओके, ये W। इसको हम कह रहे हैं कि वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय ए वेक्टर when we want to multiply with a vector which is x, ये वेक्टर x है। जब इसको आप लिखने के लिए हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो एक्स टी शक्ल में लिखते हैं। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा एक्स हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा तो हम इसको एक्स टी कह रहे हैं, ठीक है, दिस एक्स। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइज n बाई वन होगा, n बाई वन इसका साइज है वेक्टर का। ज़रूरी है इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर इस पर आता है, ये मल्टीप्लाई करता है और इसका आंसर आपका जो बनता है इस पूरी चीज़ का, वो इसको अगर, अच्छा इसको आंसर बाद में करते हैं। इसके साथ हमने ऐड करना है एक b, और b जो है वो उसका साइज m के बराबर है, ये b है, ये हमारा b, दिस इज b, और इसका साइज m बाई वन है, m बाई वन। ये है जनरलाइज्ड केस ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक, ओके। और ये y इज नो प्रॉब्लम, ये n के साइज का है और ये वेक्टर इधर आएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, एक आंसर बनेगा। और हमें मालूम है इसका आंसर, इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो इससे एक वेक्टर आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। जैसे ही अगर a है और ये b है तो c जो हमारा आता था प्रोडक्ट, वो एक इस साइज का वेक्टर होता है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज ए m बाई n, ये है n बाई वन। तो इसका जो प्रोडक्ट वेक्टर है जो आंसर में आएगा वो m बाई वन का होगा, m बाई वन, ये प्रोडक्ट वेक्टर है, m बाई वन, प्रोडक्ट ऑफ m इंटू वन, ये इसका साइज है प्रोडक्ट वेक्टर। आउट इस तरफ ये प्लस करना है इसमें एक b वेक्टर में जो अगेन इट इज m बाई वन, ये वेक्टर, ये b वेक्टर है। तो अब इन दोनों को आपने ऐड करना है तो ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और हमारा यहाँ आंसर जो है वो एक m बाई वन साइज का वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये एक फाइनल रिजल्ट जो कि y है हमारा, ये y विच इज इक्वल टू दिस होल थिंग, ये हमारा m बाई वन साइज का y होगा, ठीक। इस तरह ये कैलकुलेशन एक जनरलाइज साइजेस ऑफ फैक्टर जैसे वहाँ शो किए हुए वैल्यूज के साथ ये काम होगा। अच्छा, हम मैनी टाइम्स हमें ये ज़रूरत आती है, मैं उसको मशीन लर्निंग में आपको डायग्राम वाइज भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैथमेटिकली हम इसको देख लें। हम कह रहे नहीं, हम ये एक और स्टेज ऑफ एडिशन इसमें से निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं इनको हम इस तरह करें कि सिर्फ एक प्रोडक्ट से ही हमारा काम ख़त्म हो जाए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स में न्यूरल नेटवर्क पे ये एक्टिविटी जानी है। तो उसको हम सिंपली, जो इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि हम ये लें, ये सेम हम W लें, W लें, वी हैव टेकन अगेन सेम W, ओके। इसके साथ अपेंड कर दें हम ये B को यहाँ, इसके साथ इधर यहाँ इसमें हमने
ये बी वेक्टर हमारा जो था, बी वेक्टर, ये हमने यहाँ इसमें अपेंड कर दिया, ये बी वेक्टर, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें एक वेक्टर से जो पहले वही था एक्स, हमारा ये एक्स वेक्टर था जिसको एक्स टी हम हॉरिजॉन्टल करते तो एक्स टी कहते हैं। तो अब ये एक्स की जगह मैं एक्स डैश कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक। वहाँ एक्स था, अब एक्स डैश में मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह इधर बी अपेंड किया है इस तरह मैं यहाँ इसमें वैल्यू, यहाँ मैं वैल्यू वन अपेंड कर रहा हूँ, वैल्यू वन अपेंड कर रहा हूँ। ये यहाँ सब वैल्यूज हैं, ये प्रीवियस वैल्यूज थी, ये इसका साइज n था यहाँ तक, इसमें मैंने एक और वैल्यू डाल दी, इसका साइज अब हो गया n बाय वन, n प्लस वन, n प्लस वन, इसकी ये डायमेंशन हो गए रो, और इनटू वन, इसका साइज अब ये है। एक मैंने एक एलिमेंट ऐड किया है, इसका इसकी डायमेंशन में, इधर ये n था पहले, ये n था पूरा, यहाँ पे n था, अब ये पूरा n प्लस वन हो गया, ये साइड n प्लस वन हो गया साइज, और ऑफ कोर्स कॉलम तो वन था तो ये n प्लस वन। अच्छा, इस तरफ ये पहले n था, इसमें मैंने एक कॉलम वेक्टर मजीद अपेंड कर दिया ये b को, तो इसकी ये डायमेंशन भी n प्लस वन हो गई, n प्लस वन। मगर इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए कि ये w में जो पुराना w था, ये पुराना w था, उसमें ये b मैंने अपेंड किया, और ये अब मेरा w डैश है जो मैं कह रहा हूँ। अब w डैश में क्या है, इसकी ये साइड तो वही रही m जो थी m, लेकिन इसकी दूसरी साइड m, और दूसरी ये वाली साइड n प्लस वन इंटू n प्लस वन, ये डायमेंशन n प्लस वन हो गई, ओके, n प्लस वन। ये w डैश मेरा हो गया इस तरह, x डैश मेरा हो गया इस तरह। अब एक्चुअली जब मैं इन दो को खाली मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट दैट रिजल्ट जो मुझे पास था पहले y, आई विल गेट y आउट ऑफ इट, इससे हम मुझे मिल जाएगा, ये खाली प्रोडक्ट करूंगा अगर इन दो की ये चीज करूं तो मुझे y मिलेगा। अगर हम देखें कैलकुलेशन वाइज तो वही सिचुएशन होगी। ये एक्चुअली क्या हो रहा था, ये वाला कॉलम इससे रो से डॉट प्रोडक्ट लेता था और बाद में ये बी का एलिमेंट ऐड होता था, तो आपने डब्ल्यू में उसको एम्बेड कर दिया, यहाँ वन इसलिए डाला ताकि बी का एलिमेंट चेंज ना हो, इसके साथ कोई स्केलिंग नहीं हो, इसके लिए एक स्पेस बनाई, उसमें वन डाला ताकि जब ये वन इंटू बी का एलिमेंट हो तो बी वही रहे और इसमें ऐड हो जाए जब आप इसका वो कैलकुलेशन कर रहे हैं जो बाद में ऐड होता था, तो एज ए प्रोडक्ट हमने कर लिया। ये वहां पर वैल्यूज के जरिए और एग्जाम्पल के जरिए हमने उसमें दिखाया है कि आंसर्स रिमेन सेम, और ये काम हमें करना होता है। इसका सिचुएशन जो टिपिकल तमाम बार बार जब न्यूरल नेटवर्क्स आएगा और मशीन लर्निंग का आएगा तो वो बेसिकली यही होता है, आपका एक हमेशा फीचर्स का वेक्टर होता है। ये जो हम यहाँ पे एक्स कह रहे हैं ये आपके इनपुट पर इनपुट वेक्टर है आपका फीचर्स का। ए ये हमारे, ओके मैं एक्स को बना लें, ये एक्स है मेरा, ये जो फीचर का वेक्टर है, ठीक, कि क्या फीचर्स हैं किसी चीज़ के, तो वो यहाँ पर आप उसकी वैल्यूज ले आते हैं। इनको हर वैल्यू को कोई वेट देके, जैसे किसी चीज़ का ये कोई कलर है, कोई हाइट है, कोई शेप है, जिसके ज़रिए से आपने उस चीज़ को पहचानना है, रिकग्नाइज करना है, हर फीचर का एक वेट डाल के आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए आपको वो वेट का ये चाहिए, जो वेट वाली हमारे पास है वो आप इससे वेट से मल्टीप्लाई करके और फिर यहाँ सम करते हैं। ये एक एक आप कह लें न्यूरल नेटवर्क का एक नोड है, ये बाद में बहुत सारी, एक कॉलम में बहुत से नोड्स होंगे और फिर वो बहुत सारे कॉलम्स में ऐड होंगे जब डीप लर्निंग और उसमें होगा, लेकिन एक बेसिक यूनिट
ये कर रहा होता है। ये आपका फीचर का सेट है, इसको आप वेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके सारी इसमें एक किस्म की समेशन हो रही है, समेशन, ठीक है। और वेट्स का लेट से पहली रो ये आपका एक्स के हैं सारे, ये वेट की पहली वाली से जब इसने आपने मल्टीप्लाई करना और सम करना है ये वाला काम, इसको इस वाली रो से, तो यहाँ वेट की मैट्रिक्स में ये डब्ल्यू का पहला वेक्टर है। हम यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 0 से नहीं कर रहे, डब्ल्यू 1 1 से लेकर और डब्ल्यू 1 n तक है ये हमारा वेक्टर, ठीक है। और हमारा लास्ट वेक्टर डब्ल्यू m1 से लेकर m1 से लेकर और डब्ल्यू एम एन है। ये हमने कई दफ़ा देखा कि m बाई n मैट्रिक्स के इस तरह से एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। तो जब ये इस वेक्टर ने इस रो से डॉट प्रोडक्ट लेनी है, इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट के जो यहाँ फीचर हैं, इसने इस हर फीचर को एक ड्यू वेट दे के देखना है कि अगर ये फीचर्स इस वेट के साथ हों तो आंसर क्या है। ये आइडेंटिफाई करने की एक बेस बनाई जाती है कि अगर ये जो वेट्स हैं ये इस पे जा रहे हैं, यहाँ पर हर हर वैल्यू से जा रहे हैं, ये यहाँ पर सब जा रहे हैं, दे आर ऑल। और ये लास्ट वाला इस पे जा रहा है, ये मैं आखिरी बना देता हूँ। तो ये पहला केस के लिए W11 इधर से आया, इधर से आपका ये x का, ये x है x1, ठीक है, x2 और xn, ठीक है। ये x1 फीचर का सेट, ये xn, ओके। और ये यहाँ W11 W12 एंड W1n। तो x के 1 से n तक डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए w के 1 से लेकर 1n तक रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये वेट है, इस लिंक्स के वेट्स हैं, और ये यहाँ ऐड होंगे, विच मीन्स लास्ट में ऐड होंगे, ठीक। ये वाली डॉट प्रोडक्ट निकल आई पहले वाले केस के लिए। अच्छा, अब ये वाला काम हर रो के लिए होना है, ठीक है। तो ये आपका लेट से दूसरा इस लेयर में ये दूसरा नोड है, न्यूरॉन नोड या जो भी हम कह लें, ये सब। अब दूसरे में यही इसी W से ये वेट्स निकल के जा रहे हैं, ये सारे दोबारा। अब ये सेकेंड रो से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि W21 से लेकर और W2n तक जी। और इस तरह आपने ये m केसेस के लिए ये समेशंस करनी है, हर एक के अलग अलग। ये ऐसे ये कैलकुलेशन सम की m टाइम्स हमारे होंगे, तो ये हमारे m इनकी वो तादाद होगी समेशन वाले यूनिट की। ये काम हम इसमें करते हैं। और ये जब न्यूरल नेटवर्क है तो ये बहुत सारी लेयर्स में ये रिपीट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये समराइज में आपको अल्टीमेटली ये डॉट मैट्रिक्स प्रोडक्ट को एफिशिएंट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके डिटेल्स को देखना वो चाहिए। अब यहाँ पर एक ये एस्पेक्ट आ गया था कि अगर आप इस तरह करते हैं तो आप ये लेयर कैलकुलेशन करें, फिर इसके बाद एक और कैलकुलेशन का नोट डालें, और जिसमें एक वेक्टर इधर से आएगा b का, और एक इधर से ये समेशन आएगी, और यहाँ आप एक सम का एक और नोट डालें जिसमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, और फिर आपको y मिलेगा जिससे आपने अभी डिसीजन करने हैं कि इज ए कैट और ए डॉग और व्हाटएवर, इस y से आपने वो चीजें करनी। तो अब एक और एक्शन इसमें जो दो वेक्टर्स को ऐड करने वाला यहाँ पे ये हो रहा था, ये वाला एक्शन हम कहते नहीं, हम ये 2 लेयर ऑपरेशन के बजाय हम सिंगल लेयर में ये काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई एक दफा करें और आंसर आ जाए। वो ये अरेंजमेंट हो गई कि अब आप ये करेंगे कि आपने कहा मैंने ये जो x था
इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया फीचर सेट को, यहाँ इधर 1 लिख दिया इस वेक्टर में x1 से लेकर sn, और यहाँ मैंने 1 लिखा, एक्चुअली वैल्यू 1 डाली, ठीक है। अच्छा, जी और ये वैल्यू 1 अब इधर आ रही है, ये वैल्यू मेरे 1 के साथ मेरा ये आ रहा है इसमें, और यहाँ मेरे पास इस तरफ क्या आ रहा है, ये मेरे x के एलिमेंट में मेरे साथ ये आया, और w में मेरे पास यहाँ पर अगर मेरे पास b1 था, ये मैंने यहाँ b1 लिखा, b1। प्लीज स्विच ऑफ, या आपका जिसका कोई नॉइज है काइंडली आप म्यूट कर लीजिए, ठीक, ओके। अब मैंने यहाँ देखिए ये b1 डाला, दूसरे वाले में मैं इसी 1 के साथ यहाँ b2 डाल रहा, ठीक है। और 1 से क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाली कैलकुलेशन वहां हो गई, ये 1 b1 से मल्टीप्लाई हुआ और उसमें उसी तरह ऐड हो गया। तो खाली इस लेवल पर आपका काम खत्म हो जाएगा बाय दिस स्मॉल मॉडिफिकेशन जो आपने मैथमेटिकली जस्टिफाई की, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। आपको फिर इस नोट का हर लेयर में जरूरत नहीं रहेगी, और आप यहीं पर डिसीजन ले लेंगे आउटपुट का कि वाई आपको यहाँ मिल गया, वाई या वाई डैश कह लेते हैं, वो नहीं, ये वाई सेम वाई, हम इसको तो चेंज नहीं कह सकते, वाई एग्जैक्टली वही मिल गया बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमने थोड़ा सा आपको मशीन लर्निंग, वाई दिस, हम वेट्स और ये WT और इनकी बातें बार बार किए जा रहे हैं, वो ये सिनेरियो है, और इसमें हमें बचत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को बेनिफिट करके इसको हासिल किया। ये वो एग्जांपल थी, वी गो बैक टू दैट के जिसमें जो आपको कल चीज दी गई थी, ओके। ओके, ऑलराइट, ये वैल्यूज वाइज उसने इसको प्रूफ किया, और साथ में रीजन हमने दे दी। तो ये इसको पहचानना था, इससे कैलकुलेट हो कि ये वैल्यूज आई, ये स्कोर वाला जो है वो कैट के डोमेन का स्कोर है, ये डॉग के डोमेन का स्कोर है, ये शिप का है। तो ये इमेज था जिसके ये फीचर सेट था, यहाँ से जो पिक्सल वैल्यूज को आप समझें कि एक लाइन में आपने लिखा है, ये वो वेट की मैट्रिक्स थी, इन्हें मल्टीप्लाई करके इसमें ये बाइसिंग कहलाती है, ये बाइसिंग ऐड की जिसको हमने एब्जॉर्ब कर दिया उधर, और उसके बाद जो आपके रिजल्ट आए उसके बेस पर कि किस रेंज के रिजल्ट ये आ रहे हैं, उससे ये क्या चीज़ है, ये ब्रीफली है, हम इसको बहुत डिटेल से देखेंगे और पढ़े सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे आप इंशाल्लाह, ओके। और अब हम कह रहे हैं कि वी कंटिन्यू विद आवर लीनियर अलजेब्रा थिंग, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली लीनियर, ये जो हमने काम किया है कि जब मैट्रिक्स को अप्लाई करते हैं किसी वेक्टर पे, जो वही हमारा फीचर वाला, तो हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये एक चीज थी x, जैसे फंक्शन होता है f(x), मैं इसको भी, अच्छा ओके, जिस तरह एक फंक्शन f(x) होता है, x पे अप्लाई करते हैं, ये एक्चुअली ये एक मैट्रिक्स है जो हमारे उस केस में वेट मैट्रिक्स थी और ये फीचर का वेक्टर था, बट एनीवे ये एक मैट्रिक्स है जो इस वेक्टर पे अप्लाई होके इस वेक्टर को लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है, देखिए ये हमारी ये मैट्रिक्स थी, ये हमारा x का वो वेक्टर था, इस x वेक्टर पर जब ये अप्लाई की गई तो हमारा ये वेक्टर आया इसके आंसर में, तो हमने इस तरह से इस वेक्टर को इस फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करके ये बना दिया। फिजिकली भी अगर आप एक वेक्टर है और ये करेंगे तो जो नया वेक्टर है, इट मींस इट हैज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जिसकी वजह से अब उसके कोएफिशिएंट्स के वैल्यू यहाँ था 3 4 5 6 7 8 9 मे बी, और यहाँ है 11 12 13 14 15, the vector has moved to a new position, it is still a vector but it has been transformed, that is linear transformation, ठीक। और ये हमारी वो उस तरह की, जब ये मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो इस तरह की ये इक्वेशन बनेगी, ठीक। तो इस तरह से ये बन, अच्छा इसको फिर मैथमेटिकली जो हमारा तरीका था या टर्म्स आपको हर नजर आएंगी, वो यहाँ देख सकते हैं हम कि हमारा ए जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे अभी हम फिलहाल स्क्वायर
मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन सेम रखने की, दे मे नॉट बी सेम, दे मे बी सेम, हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिसेस ले रहे हैं। तो ए को रियल नंबर में n बाई n साइज के हमने इसमें कंपोनेंट्स लिए, तो n बाई n के साइज की है। बी जो है जी वो एक वेक्टर है जो n एलिमेंट्स का जी है, तो रियल नंबर्स के n एलिमेंट्स के उससे हमने इस एलिमेंट से को लिया और इस तरह ये इक्वेशंस बनाए। इसमें n इक्वेशंस है और n अननोन है, यानी ये n सही है इक्वेशंस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n इक्वेशंस n अननोन, तो आप इसमें जाहिर है अननोन को अगर मालूम करना है और a और b दिए हुए हैं तो आप अननोन्स मालूम कर सकते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको हम सही आमतौर पे मैट्रिसेस के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, एंड दैट मींस दिस सही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो सही सही हम अब अननोन x मालूम करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया व्हेन a एंड b आर गिवन, यानी ये दो चीजें दी हुई हैं, ये हम मालूम करते हैं, जिसका हमने तरीका भी देखा है, आपने सॉल्व भी किया है मैनी जी टाइम्स इंक्लूडिंग इन दिस, प्रोग्राम भी बनाया है। प्रोग्राम भी बनाया है। ठीक, अब हम ओके, अब फ्यू मोर थिंग्स, ये आपने हमने पहले भी जिक्र किए हैं, अब थोड़ा सा ये मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक स्टाइल से इसके अंदर बातें आएंगी और कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। हमने बताया था आइडेंटिटी और इनवर्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कि एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कि जिसमें सिर्फ जैसे एक मैट्रिक्स है उसके सिर्फ डायगोनल पे वैल्यूज हैं, तो उसके डायगोनल सारे जीरोज हैं और यहाँ वैल्यूज हैं, बट यहाँ वैल्यू 1 होना जरूरी नहीं है, मे बी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, बट द वैल्यूज आर ओनली ऑन डायगोनल, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। और लेट से हम इसको अभी एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वाला केस ले रहे हैं कि स्क्वायर है, तो हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल पर आप वो सारे वैल्यूज को 1 हो तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि यहाँ 1 है। इट इज टेकन लाइक इन मैट्रिक, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज अनचेंज रहती है, तकरीब मैट्रिक्स अलजेब्रा में इस डायगोनल मैट्रिक्स की वही हैसियत है कि अगर ये मैट्रिक्स है और इससे आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो अनचेंज रहेगी, ये इस डायगोनल मैट्रिक्स का फायदा है। तो आप जिस तरह नॉर्मल मैथमेटिक्स में 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 रहता है, इसी तरह 1 इंटू अनदर डायगोनल मैट्रिक्स इंटू अनदर विल स्टे सेम, ये हमारा है इसका कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ द वेक्टर व्हेन वी मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय दिस, तो यस आप देखो, अगर इधर आपके एक वेक्टर होगा, ठीक है, और उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर का पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा और वो ही रहेगा, बाकी फिर उसके बाकी एलिमेंट्स इन जीरो से मल्टीप्लाई होंगे और ऐड हो जाएंगे, विच मीन्स अल्टीमेटली उस वेक्टर का पहला, फिर उसका दूसरा, पहला जीरो हो जाएगा, दूसरा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और जनरेट होगा और ये फिर जीरो होगा, और इस तरह तीसरा उस टाइम जो होगा, तो आपको अल्टीमेटली इससे फिर वही वेक्टर मिलेगा। तो ये बात, अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा कह रहे हैं वेक्टर एज आई एन, n by n उसका है फॉर्मली, आई एन विल बी एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन अरेंजमेंट ऑफ n by n, जहां पर फॉर एनी x वेक्टर जो n एलिमेंट्स का है, रियल नंबर के n एलिमेंट्स से एक वेक्टर अगर आप बनाएं x, तो उस वेक्टर को हम अगर इस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर वही रहता है अनचेंज, जिसकी मैंने भी एग्जांपल में यहाँ पे आपको समझाया। और n की जगह यहाँ अगर 3 वाला है, 3 by 3 है, तो ये i3 कहलाएगा, अदरवाइज n by n है तो in कहलाएगा। ओके, ओके, ये कंप्यूटेशन हमने आपको पहले दिखाई है और आपने इसको इस्तेमाल भी किया है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि अगर आपके n by n किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की डेफिनेशन, पहले हमने कहा कि इनवर्स होता क्या है, हम अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक इनवर्स
ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स जिसको उस ओरिजिनल मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ द सेम डायमेंशन n। ये n बाय n मैट्रिक्स था, इसका इनवर्स विल बी n बाय n मैट्रिक्स जिसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें, ख्वा इस साइड पे करें, हम स्क्वायर मैट्रिक्स से ले रहे हैं, ख्वा इस साइड पे करें इस साइड पे करें, तो इसकी प्रोडक्ट एक n बाय n साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आई। ये है इनवर्स मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम एक मैथमेटिकली हमने जनरलाइज्ड बात कही कि अगर ये एक मैट्रिक्स है n बाय n मैट्रिक्स, और ये हम वो वाला केस ले रहे हैं कि n इक्वेशंस n अननोन, ये x वो अननोन का वेक्टर है, x1 x2 xn, ये n बाय n कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है। तो अगर ये हमारी इक्वेशंस थी इक्वल टू b, ये वो जो कांस्टेंट राइट साइड पे होता है, और हम चाहते हैं कि इस इनको सॉल्व करें, तो हम सॉल्व करने का मतलब हम इस x को अलहदा करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। तो इस x को अलहदा करने के लिए मैंने जैसे हमेशा बताता हूँ कि हम किसी इक्वेशन के दोनों तरफ कोई काम करें तो वो अलाउड होता है। हमने कहा इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो कुछ है उसको मैं लेफ्ट साइड पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने इधर ये काम किया है तो इस तरफ भी मैं ये काम करूंगा कि जो भी कुछ यहाँ है उसको लेफ्ट साइड पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी ये इक्वेशन यहाँ और यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने लीगल काम किया है। अब ये जो दोनों a इनवर्स और a ये मल्टीप्लाई होके i बन जाते हैं, आई एन इंटू एक्स, और इधर ये a इनवर्स भी रह जाएगा। और क्योंकि ये आई एन रिमेन्स, ये वेक्टर था x, ये अब आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए, इस वेक्टर को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर ही वही रहेगा अनचेंज। राइट साइड पर ये सिचुएशन है। तो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या x1 से xn तक जो अननोन है या xyz जो अननोन है उन्हें फाइंड करने के लिए हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के का इनवर्स मालूम करें और उसको इस बी से जो राइट साइड पे हैं उनसे मल्टीप्लाई करें इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स से, तो हमें ये अननोन पता चल जाते हैं जो हमने हर दफा करते हैं और हम ये क्वेश्चन बार बार लिखते हैं। ये यहाँ पर इसकी ये तौजी है, बीइंग एबल टू फाइंड। अब इसमें अजायर है, इसका हमेशा रूल यही है कि ये जब ही काम करेगा कि अगर आप ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। और ए इनवर्स के लिए जो कंडीशन हम कहते हैं कि इस केस में आप मालूम करने की कि अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, क्योंकि आपने ए इनवर्स मालूम करने के लिए 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट लिखना होता है। तो अगर 1/डिटर्मिनेंट आप लिख रहे हैं और डिटर्मिनेंट बिकम्स जीरो, देन यू कैन नॉट सॉल्व इट। ये सिंगुलर वाला केस बन जाता है कि सिंगुलर वाला केस है एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व। तो हमें ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो हो, अगर वो है तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये यहां पर इसमें एरर्स हैं। हमने अभी ये स्क्वायर के लिए कहा है तब भी, और अगर आप रेक्टेंगुलर के लिए करेंगे तो फिर वही जो हम कहते हैं m इंटू एन है, ये n इंटू वन है और ये m इंटू वन होगा, और उस हिसाब से यहाँ देर आर स्लाइट एरर्स जो आप इग्नोर कर दो। ये हम बार बार इनकी, अगर ये स्क्वायर ना हो तो इनकी कंपेटेबिलिटी की ये सिचुएशन है। ओके, अब जो बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो लीनियर रिग्रेशन में इस्तेमाल होता है, जिसको हमने भी बताया भी था कि वो जैसे मशीन लर्निंग की एग्जांपल बताई थी कि वो मल्टीप्लाई करके उनकी एक वैल्यू आ जाती है। जब आप ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक मैट्रिक्स का दूसरे से लेते हैं तो फिर आपको एक ये वैल्यू मिलती है डॉट प्रोडक्ट लेने में, और वो सम करके, और वो वैल्यू फिर आप चेक करते हैं कि वेयर इज इट लोकेटेड, इज इट इन द राइट डोमेन, या आप उस पर अप्लाई करते हैं कि उसकी रेंज के अंदर वो है या नहीं, और उससे डिसाइड करते हैं। इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं कि मतलब। तो ये बिल्कुल उसी को, खाली टर्म्स आपको डिफरेंट नजर आएंगी। जैसे हमने वहाँ W नजर आ गया था, ये AX की जगह हमने WX कहा और B कहा, WXT इक्वल टू B। तो इसी से ये चीजें निकली हैं। इस एग्जाम्पल में उसने ये x के जगह ये ले लिया, ये फाइ और ये w, और इनकी मल्टीप्लिकेशन और b की जगह t। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको इन दो
चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए नजर आएंगे, विच इज यू शुड गेट हैबिचुअल ऑफ, कि अपनी एप्लीकेशंस के मुताबिक ए और एक्स कैन बी डिफरेंट थिंग्स बट द रूल्स विल स्टे सेम। तो अगर हम इस बात से कहें, और ये हम कह रहे हैं फाई जो है वो एम बाई एन मैट्रिक्स ऑफ एम फीचर्स है, और इसके अंदर जो फिर ये जो एन वेक्टर्स हैं वो एन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ये वर्टिकल वेक्टर्स को वो कह रहा है, और वो एन टाइम्स वर्टिकल वेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। और इस तरह हम ये इस बात को देख सकते हैं कि जिससे टी जनरेट होगा ये आउटपुट पे, तो हम ये वर्टिकल वेक्टर्स को ले रहे हैं और गिवन डब्ल्यू के इस वेक्टर को ले रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं डब्ल्यू और एक्स। अब यहाँ से डब्ल्यू और एक्स को इस्तेमाल कर लिया, इनके जरिए से आई फ्रॉम 1 to m इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाली और आउटपुट निकाल ली वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक। अच्छा, इसको ये वैल्यूज कैलकुलेट करके अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसका मतलब है हमने इसको सॉल्व किया है। इसको कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, यानी आपने एक चीज को मैथमेटिकली कंप्यूट करके और उसके आंसर्स निकाले। ना ही ये प्रोबेबिलिस्टिक है और ना ही ये मशीन लर्निंग टाइप है, हमने कैलकुलेट करके इसके आंसर निकाल लिए। तो इसको क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है, दैट इट हैज ए डेफिनेट सॉल्यूशन, और उसकी ये अप्रोच है। इसके लिए खाली कंडीशन ये था कि ए जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक तरीका ये है, मगर इसी का एक और तरीका इसी काम को करने का दूसरा भी है जो गॉसियन एलिमिनेशन कहलाता है। गॉसियन एलिमिनेशन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस समवेयर, मे बी अर्लियर। व्हाट इज दैट? चले बताएं। Any one of you who has come across Gaussian elimination for finding the closed form solution of multiple equations and equations and unknown, जिस तरह ऊपर का मसला हमने हल किया मैट्रिक्स इन्वर्जन से, इसके अल्टरनेट के तौर पे एक मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन। तो बताइए व्हाट इज दैट? एनीबॉडी वांट्स? Never came across that? Okay, I am sure you have come across that. If nowhere else, college algebra, and you will see that कि ये ऐसा ही है। क्योंकि अब ये मशीन लर्निंग में हर जगह आपको गॉसियन एलिमिनेशन का लफ्ज नजर आ जाएगा तो आप कहोगे अरे मुझे तो ये नहीं पता, ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। बिल्कुल नहीं है, फेमिलियर है, आपने की हुई है। आई नो इट, यू हैव डन। ये मैट्रिक्स वाला था जो हमने अभी सीख लिया, इसको हमने कंप्लीट किया। ये दूसरा गॉसियन एलिमिनेशन, ये वो पार्ट होता है कि जिसमें आप इवन ये ये आपका जो ये था ए, ओके अच्छा, ये आपका ये इसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है। ये जो बी है, एक लाइन के जरिए से बी को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ अपेंड, हमने अभी किसी और कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मुख्तलिफ था, मगर हमने ये अभी किया है कि हमने ये डब्ल्यू लिखा था और उसके साथ ये बी को लिख दिया था। तो हम काइंड ऑफ यहाँ ए लिख रहे हैं और उसके साथ ये बी को इस वर्टिकल लाइन के साथ अपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने के लिए हम कई दफ़ा ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि किसी एक चेक करना कि रो ज़ीरो हो जाए, उसके बाकी कंपोनेंट्स, ये वो है कि हमने एक्चुअली ये एक जो मैट्रिक्स है इसको नॉर्मल एक असूल है कि आप किसी भी रो को किसी नंबर से, पूरी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, एक तो
you can multiply any row by a number or divide any row, क्योंकि ये real numbers हैं, by any number and it remains unchanged. एक चीज. Then you can add and subtract any another row in it, and still you have not violated the rule of solving the equations. अगर हम यहाँ इसकी रीजनिंग देखें तो वो आप इन इक्वेशन से देखिए कि ये एक इक्वेशन है. अगर इसको थ्रू आउट आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन अनचेंज होती है. मतलब इक्वेशन का रूल ब्रेक नहीं होता. जैसे मैंने बताया, इस इक्वेशन के दोनों तरफ तमाम उसको आप मल्टीप्लाई कर दें बाय 3, इट इज द सेम. सारों को डिवाइड बाय 3 कर दें, इट इज अनचेंज. ठीक है. आप इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके और दूसरे में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें इनको कोरस्पॉन्डिंग, तो स्टिल अनचेंज. जब हम किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, इनमें से x 3x + 4y और जो होता है, तो हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं ये मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके, और फिर हम दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो हम किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और उसको किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड देयर विल बी नो वायलेशन फॉर कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशंस. इस प्रॉपर्टी को इक्वेशंस की यूज करके थोड़ा सा ऑटोमेट तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कि वही काम करके आप करते क्या हो, आप इस पूरी चीज को इस किस्म के प्रोसेसेस रिपीट करके आखिर में ये जो चीज दी हुई थी इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ले आते हो, जिसका नतीजा क्या होता है कि आपके सारे ये जो हैं एलिमेंट अब जीरो हैं और ये पार्ट आइडेंटिटी हो गया. अब अगर आप देखें तो ये जो इस वक्त जो बी के एलिमेंट्स हैं, दे आर द आंसर. जो आपने अननोन को सॉल्व करना था एक्स के, और जहां पर एक्स को ये फाइंड करना था, वो ये बन जाएंगे अगर आप इस हिस्से को ट्रांसफर, क्योंकि वो एक्स के एक्स इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो वही ये x1 x2 x3 बन जाएगा. दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद x वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस, विच इज योर आंसर. जब हम यहाँ पे भी सॉल्व किया था तो हमने यही किया था. तो ये इसी काम को हासिल करने के लिए इक्वेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए एक रिपीटेड तरीके से आप ये काम करते हैं. और रिपीटेड तरीके से काम क्या होता है कि you can any time make any element zero by because of this property. तो आप पहले ये जीरोस ग्रो करते हो, यहाँ जीरो है, फिर आपने इधर जीरो बनाया, अब ये 2 जीरो हो गए, फिर आपने ये तीसरा जीरो बनाया, तीसरा हो गया, ये 3 जीरोस हो गए. ठीक है. फिर आपने इसको जीरो बना लिया, फिर आपने इसको भी जीरो कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके सारे, फिर आपने इस 3 को भी जीरो कर लिया, ये हो गया. तो यू कैन ऑलवेज मेक any one term zero by using this property of multiplying by any number and adding subtracting to another row. और वो वही होता है जैसे कि हम करते रहे. इफ लेट मी जस्ट टेल यू, ये आप करते रहे हो लाइक कोई आप 3x + 4y, हम स्मॉलर एग्जांपल में इस बात को देख रहे हैं. अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें इज इक्वल टू से 2, ठीक है, एंड मे बी, चलो 2x मैं कहता हूँ अभी, प्लस या चलो प्लस होते 1y
इसको ओके, इसको 3 बार जस्ट टू मेक इट मोर इज इक्वल टू 5। ये प्लस मैंने लिए, माइनस भी इसमें दोनों, किसी भी जगह कोई भी नंबर माइनस पे हो सकते हैं। हम जब इनको सॉल्व कर रहे हो तो ये छोटी सी चीज को, तो हम आमतौर पे ये आप करते रहे होगे, तो हम कहते हैं यार चलो लेट्स एलिमिनेट एक्स, ठीक है, तो हमें वाई पता चल जाएगा। और हम ये करते हैं कि भाई इन एक्स को हम बराबर कैसे करें। हम कहते हैं यार पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना अलाउड है। मैं कहता हूँ इसको सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस सारी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे अलाउड है, इस कोई वायलेशन मैं नहीं करूंगा। तो मैं कह देता हूँ 6x ये करके, और ये 2 से सारी को 8y इज इक्वल टू 4। हम ये करते हैं, हमें हमेशा। और ये 3 से मैं कहूँगा 6x, और फिर ये 9y इज इक्वल टू 15। ये हमने किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हमें अलाउड है, तो इट इज ओके, हमने ये किया। अब हम कोई सी रो ये ऐड करें दूसरी में या सब्ट्रैक्ट करें, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो हम ये कह रहे हैं, हम अब इस वाली रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये अब जो ये वाला का आंसर ये 0 हो गया है ना, यहाँ पर यह 0 हो गया, 0x, और ये -y, इसका आंसर -y इज इक्वल टू -11, और फिर हम इससे y इज इक्वल टू 11 कर लेते हैं, ठीक। तो एक उसका ये प्रॉपर्टी के मल्टीप्लाई करना किसी को और ऐड करना दूसरे में, और उसके जरिए से एक एरिया को 0 कर लेना, और इस वजह से वो दूसरा निकल आया और हमने मालूम कर लिया, यानी अब आपको इसके, तो ये वाला बिहेवियर आप वहां पर ज्यादा नंबरों पे रिपीटेडली कर रहे हैं और इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अगर उसको दोबारा आप देखें, इट विल रिकॉल यू कि यू डिड दिस थिंग, आई एम श्योर यू डिड दिस थिंग in your definitely FSC, if not later. Okay, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, ये जो हमारा है ये, ओके, ये, और तो ये काम यहाँ हो रहे हैं। आपने ये देखिए, पहले में उसने लिखा है, इसको उसने कहा दिया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये रो जो हमारी इक्वेशंस की लाइंस हैं। अलोंग विद दैट इसको आपने कहा कि मैं ये कर रहा हूं कि मैं L1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं L2 से। इसका मायने ये है, क्यों किया इसने, ये L1 है, इसको आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसने क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई, ये इस लाइन को यूज करके यहां 0 अपना पैदा करना चाहता था इस लाइन में, ठीक है। तो इसने कहा अगर मैं इसके बराबर कर लूं, अभी जैसे हमने x को बराबर किया था, तो इसको अगर मैं इसके बराबर कर दूं, और जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। एम ये है कि किसी एक टर्म को आपने 0 करना है बारी बारी, इसको 0 करना एम था, तो आपने इसको 3 टाइम्स करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते खाली इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस बेस पे हमने इसको L1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा ये आंसर ही हो गया। ये यहाँ पे 0, ये माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 9, ये देखिए 3 माइनस 3, ये 9 9 माइनस, ये हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस करें ये 5 से, तो -4, ठीक है। 9 -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ऐड करें -3 और 3 0, इसको मल्टीप्लाई किया -9 एंड 5 -4, इसको -3 से किया तो 6 और 6 12, इसको -3 से किया तो 15, -15 एंड 7 -8। तो आप ये देखिए इस इक्वेशन पर ये रो ये बन गई, और आपका वो एम हासिल हो गया कि मुझे यहाँ 0 मिल गया। आपने इसको यूटिलाइज किया है और यहाँ इसके साथ कंबाइन किया है।
वो वैसी रहेगा, वो तो आपका सोर्स था जिसको आपने मैनिपुलेट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना और इसको मैनिपुलेट करके जीरो बनाना, ये आपने अचीव कर लिया। यही काम बार बार आप करेंगे। लेट्स से यहाँ पे अब यहाँ पहुंच गए, अब आपका एम था कि मैं इसको वैनिश कराऊं, और आपने वैनिश करने के लिए तो पहले जीरो है, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपने इसी को यूज किया कि मैं अगर इसको ट्वाइस कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैनिश हो जाएगा। तो आपने वो किया, -2 से इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये जीरो, इसको -2 से करें 6 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, वो -6 और 4 -2, इसको -2 से करें 4 और 3 7, इसको -2 से करें -10 एंड 8 -2। ओके, तो इसी तरह आपने ये तरीका है जो हमने कर लिया। इसको करने से गॉसियन एलिमिनेशन से यू डिड द सेम थिंग, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वन अप्रोच बाय द इनवर्स अप्रोच जिसकी मैथमेटिक्स हमने जस्टिफाई करी, दूसरी अप्रोच बाय द गॉसियन एलिमिनेशन और ये उसका आंसर, और ये सेकंड अप्रोच फॉर क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, all right, everybody is fine with it? Any question? No, no question. ओके, चले, ये एक हो गया। अच्छा, इनके ये थोड़ी सी बारीक चीजें हैं, यहाँ से आप पढ़ लेना। दोनों चीजों के प्लस माइनस है, जैसे माइनस वाले में था कि आपको वो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, और फिर इसका एक मसला ये हो रहा है कि अगर आपने, एक फायदा तो ये था कि एक दफा ए का ए माइनस आप निकाल लें तो आप उसको किसी भी बी के साथ इस्तेमाल, सेम ए माइनस कैन बी यूज, यानी आपके राइट साइड का बी है, आपने ए माइनस बी के जरिए से सॉल्व करना है तो कोई भी बी के साथ ए माइनस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं अगर ए माइनस एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन ए माइनस जो है वो सफिशिएंट प्रिसीजन के साथ नहीं दिया जा सकता, तो इस वजह से वो आपकी इनएक्यूरेसी आएगी फॉर ऑल केसेस फॉर द क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक, तो इस वजह से इसकी ये लिमिटेशन है, डिटर्मिनेंट की कंडीशन और ये प्रिसीजन की रीजन। अच्छा, गॉसियन के इसके अंदर आपकी ये न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी का ये बात है, क्योंकि इसमें आप डिविजन्स भी कर रहे हैं और समटाइम्स दोज नंबर्स आर वेरी स्मॉल, बाय वेरी स्मॉल नंबर जब आप डिवीजन करेंगे तो जैसे डिवाइडिंग बाय जीरो लाइक सिचुएशन पैदा होके बहुत ह्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एक रिस्क ये है डिवीजन वाले केस के लिए। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n क्यूब है। ओके, तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में वैल्यू ऑफ बी फॉर फाइंडिंग एक्स होता है बाय, और वी यूज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड द आउटपुट, और उसको इटरेटिवली यूज करते हैं। यानी जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उसमें आप फिर ये कर रहे होते हैं कि ये इसको करने के लिए आप इटरेटिवली वैल्यूज यहाँ डाल के और उनको ट्राई करते हैं और उसके फाइनल आंसर, आउटपुट आंसर से उसका डिफरेंस देखते रहते हैं, और जब वो मैच कर जाता है तो यू फाइंड द वैल्यू। कंप्यूटर से इटरेटिव तरीकों से फाइंड करना, ये क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन से, ये इटरेटिव तरीके से बाय कंप्यूटर मेथड सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, ये मुख्तसरन वो वाली बात है कि अगर n अननोन्स हैं और आप फाइंड करने के लिए आपको n इक्वेशंस चाहिए, तो आपका राइट सिचुएशन क्या है कि आपका n बाई n का ये वाला सेट होगा और ये n साइज का वेक्टर होगा, तो आपको ये वैल्यूज देगा। अगर ये नहीं है तो वो आपके वो वाले सारे मामले आएंगे। नंबर एक, अगर आपकी इक्वेशंस कम है और अननोन ज्यादा हैं, यानी x1 x2 xn तक है और ये m है, कम इक्वेशंस हैं और अननोन ज्यादा हैं, तो आप इनसॉल्वेबल, आप सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड एट लीस्ट n इक्वेशंस टू फाइंड n अननोन्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस कि आपके पास इक्वेशन ज्यादा हैं,
you have more equations than that. अच्छा, उस केस में आपके फिर कई कई सॉल्यूशन बनेंगे, यानी आपके सॉल्यूशन का सेट बढ़ जाएगा, क्योंकि n equations can give you the answer for n unknown. तो आप जो भी सबसेट ऑफ n इक्वेशंस होगा उसका आपको एक अलग आंसर मिले, तो यू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ आंसर्स. ठीक है, तो हमें आइडियल n unknowns n इक्वेशंस स्क्वायर केस. अच्छा, अब स्पैन सेट ऑफ वेक्टर्स के क्या होता है? स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर, स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर जो हमने अभी काम किया कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन, ये यहां पे हम देखें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स जिनके ये कोएफिशिएंट्स हैं, तो अगर ये v1 से vn आपके पास वेक्टर हैं, लेट्स से कॉलम वेक्टर्स हैं, आपकी मैट्रिक्स है A, उसके कॉलम वेक्टर्स हैं v1 v2 vn. अच्छा, any vector which you get by linear combination of these vectors is a part of the span set. ये इसके स्पैन में आता है. तो अगर हम A जो हम ये कह रहे हैं यहां, हम कह रहे हैं कि A है और ax इक्वल टू b, ये इसकी हम बात कर रहे थे. तो अगर A में लेट्स ये वेक्टर्स हैं, वर्टिकल वेक्टर्स, हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स में भी इस तरह बनता है, वर्टिकल से भी. तो यहाँ उसने वर्टिकल की बात की कि वर्टिकल वेक्टर्स हैं ये, जिस तरह अभी हमने सॉल्व करते वक्त किया था. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, कि आप वेक्टर ऐड करें तो एक और वेक्टर बन जाए, तो एक नया वेक्टर बन जाएगा. जैसे अब एक्चुअली इस x के साथ आपको ये वेक्टर इससे मल्टीप्लाई हो कि ये b मिल जाए, तो b इसके स्पैन में है, यानी वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन को बनाएं, इकट्ठा करें, तो आपको जो आंसर मिले वो b से मैच करना चाहिए. ये इसका सॉल्यूशन है. तो एनी समेशन ऑफ दीज वेक्टर्स गिविंग यू ए वेक्टर इज इन दिस स्पैन. फिर कोई और समेशन, आपने इन दो को ऐड किया, ये वेक्टर ये भी स्पैन में है, आपने इन तीन को ऐड किया, ये इसके स्पैन में, यानी इन वेक्टर से जनरेट होने वाले बाय एडिशन, और जैसे अभी हमने क्या, बाय मल्टीप्लाइंग बाय नंबर एंड एडिशन, मल्टीप्लाई से वो वेक्टर की डायरेक्शन और वो चेंज नहीं होती. तो जो जनरेट सारे सेट ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल, ये स्पैन ऑफ वेक्टर, इन वेक्टर के ये स्पैन में आते हैं. ओके, इसको स्पैन ऑफ वेक्टर कहते हैं. ओके, तो ये ax में वो xi विद इसके ये कॉलम के साथ ये आप ऐड कर रहे हैं, और ये पूरा ये इसके स्पैन की बात हमने कर ली. अच्छा, b जब हम ये सॉल्व करें तो हम ये देख रहे हैं क्या ax के b इसके स्पैन में है या नहीं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग देयर. स्पैन इज रेफर टू एज द कॉलम स्पेस और रेंज ऑफ a के जो कॉलम स्पेस की रेंज है वो है इसमें. ओके, ओके, ये वो कंडीशन है इसके सॉल्व करने में, वो जो मैंने अभी बताई कि n अननोन्स और n वो हैं, और अगर वो बराबर नहीं है तो एक केस में सॉल्व नहीं हो सकता, एक केस में देयर विल बी मोर देन वन यूनिक सॉल्यूशन. अगर n और n होते तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. अगर वो ज्यादा, अगर कम इक्वेशंस हो तो फिर सॉल्व नहीं कर सकते. अगर ज्यादा इक्वेशन हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर मच लार्जर. अच्छा, तो इस वजह से ये जब हम कहते हैं ये मेथड हमारा इनवर्स वाला बेस्ट है कि जब दोनों इक्वेशन सेम हो और n/n साइज के हों, तो फिर ये सही होता है. इस वजह से फिर जब ये नॉन स्क्वायर हो और सिंगुलर मैट्रिसेस हो, हमने कहा ये सिंगुलर को भी ये मामला हल नहीं करता. सिंगुलर का मतलब है कि वो जीरो हो गया डिटर्मिनेंट,
तो वो उस पर नहीं हल होता, और नॉन स्क्वायर हो तो तब नहीं होता। तो इसके लिए फिर दूसरे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं अदर देन मैट्रिक्स इन्वर्जन। देयर आर अदर मेथड्स। जब ये कंडीशन हो तब जो हमने बताया, तो फिर वो मेथड फेल हो जाता है और यू यूज अदर अप्रोचेस जो आगे हम देखेंगे। ये अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर इन रिग्रेशन, जो अभी हमने कैलकुलेशन से की थी, उसकी एक और एग्जांपल उसको बता रहा है कि ये डी फीचर्स का एक वेक्टर, जो डी एलिमेंट्स फीचर का एलिमेंट है, उसके n सैंपल्स इस्तेमाल होते हैं, और फिर हम उसके ज़रिए से जो रिज़ल्ट हम निकालते हैं टू फाइनली आइडेंटिफाई थिंग्स इन द रिग्रेशन प्रॉब्लम। यानी जैसे एक मिसाल बताई कि ये एक स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए, लेट्स से ग्रेड वाइज, तो हमने ये एक ओवरऑल टाइप ग्रेड है, तो ये कुछ फीचर्स हैं कि हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडी, हाउ मैनी आवर्स ऑफ प्लेइंग गेम, हाउ मैनी क्लासेस मिस्ड, ये कुछ पैरामीटर्स या फीचर्स लिए हर स्टूडेंट के जो उसकी इन फीचर्स की जो वैल्यूज ही हैं वो हैं, इन ये उस फीचर्स की वैल्यूज हैं, और उनको फिर वेट्स, हर एक का क्या वेट है उससे मल्टीप्लाई किया, और फिर जो आपका आंसर आया उसको देखा कि वो किस रेंज में है, और फिर आपने उससे उसको ग्रेड देने में वो किया। अच्छा, इसमें जो मैं ये कह रहा था कि ये x था जो n एलिमेंट्स का था, कि वो फीचर का वेक्टर है, ऐसे वेक्टर बार बार आप अप्लाई करते हैं वन आफ्टर द अदर, दे आर कॉल्ड सैंपल्स। तो अगर हमारा x था वो n वहां पर था n वैल्यूज का, तो n फीचर्स थे, और ऐसे फीचर्स के आप सैंपल्स बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं जब आप ट्रेन करना चाहते हैं। एक वेक्टर लेके उस पे देखा, दूसरे वेक्टर पे, तीसरे पे, ताकि ट्रेन करने का मतलब है आपने वेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट शुड बी द राइट वैल्यूज ऑफ वेट्स टू मेक द राइट डिसीजन। तो एक्चुअली जो मैं आपको यहाँ बात कह रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर यहाँ खाली हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ये हमारा जो वही था भी न्यूरल नेटवर्क वाली चीज़ हमने बनाई थी, ये लेट से उसको बॉक्स कर देते हैं, इसके अंदर यही लेयर्स हैं, यहाँ से एंटर होता है एक सेट वेक्टर ऑफ फीचर, ये इन लेयर्स से गुजरता हुआ जो मैंने अभी यहाँ दिखाया था, ये W यहाँ है, ठीक है, ये हमारा x था जिसको xt कह रहे थे, और इससे हम वो समेशन वाली एक लेयर का आंसर हम दे रहे हैं, इसको h एट टाइम्स आप कहते हैं यहाँ h0 h1, और फिर इस तरह के आप मे बी मल्टीपल लेयर, फिर ये आउटपुट जिस पे ये वैल्यू है। तो हम ट्रेन करने में हम ये x लिया, यानी ये खुद इस बात को पहचाने के लिए x लिया, लेट से उसके ये पिक्सल का था या उसके वेक्टर था वॉइस का या जो भी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मुख्तलिफ लेयर से गुजरा और ये आंसर आया। इसको बाद में हमने देखना है कि क्या ये इसके वेट्स अगर सही होंगे तो ये आंसर सही पहचान लेगा। असल काम क्या है, इन वेट्स को सेट करना है, ठीक है। तो इसलिए जब आपकी यहाँ पे आउटपुट आ जाती है, तो फिर इस आउटपुट में आपको ट्रेनिंग के दौरान राइट वैल्यू भी पता होती है। ये इसने वेट्स के तरह से कैलकुलेट करके एक आंसर दिया, एक इसी के साथ इस वेक्टर के साथ करेक्ट आंसर भी जा रहा है, वो भी आ गया। इसने कहा दिस इज व्हाट आई इज माय आंसर, और उस कैलकुलेशन ने कहा जो भेजा था इसके साथ राइट आंसर, उसने कहा इट शुड बी दिस। इन दोनों को कंपेयर करें कि ये गलत है कितना, और उसको फीडबैक कर दें। इसे फीडबैक फिर करेंगे जो इधर से प्रोसेस जाएगा कि भाई ये करेक्शंस करो अपने वेट्स में, तो वो फिर वेट्स को फिर एडजस्ट करेगा, फिर गुजारेगा, एक और सैंपल लेगा, ये फिर सैंपल एक और लिया, उसे गुजारा, फिर देखा कि क्या आंसर के मैच हुए या एरर है, एरर तो कहेगा ओके एडजस्ट वेट्स। ये ट्रेनिंग हो रही है, इन वेट्स को सही वैल्यूज पे लाना इज द ट्रेनिंग, ठीक है।
उसके लिए ये आपके इनपुट्स के सीक्वेंस में आते जा रहे हैं। तो अभी जैसे मैं आपको यहाँ कहने का मतलब ये था कि अभी हमने एक वेक्टर x लेके w से किया था, w इंटू एक्स टी हम कह रहे थे कि ये काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया भी आपको कैसे w इंटू एक्स टी कर रहे हैं। तो अब ये एक्स टी एक वेक्टर था, एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ सच वेक्टर्स जो आते हैं इनको सैंपल्स कहते हैं। ठीक है, ये एक फीचर वेक्टर है, ये वेट्स हैं जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और फिर ये फीचर वेक्टर वन आफ्टर द अदर आ रहे हैं, ये सैंपल्स आ रहे हैं एक्स के। तो ये एक्स भी एक्चुअली जब प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी इस विल बिकम लाइक ए मैट्रिक्स, यानी अगर इन वेक्टर्स को के सीक्वेंस को इकट्ठा करके जितने भी हैं उनको हम कहें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, जो इस मैट्रिक्स से जो यहां पर है ये डब्ल्यूज की, इनके साथ कैलकुलेट हो रही है और हर दफा ये एरर वाली चीज हो रही है और करेक्शन अप्लाई हो रही है। तो इसको हम सैंपल्स कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल, ये सैंपल है। ये इस ये वाला जो इसका कह लें नंबर ऑफ कॉलम्स कह लीजिए, और ये जो फीचर्स का था वेक्टर वो ये है, ये फीचर वेक्टर है और ये उसके सैंपल्स हैं। ठीक, ये वहां पर ये बात हो रही है जो हमने अभी वहां की है। ओके, चले ओके ओके, हम दोबारा उस पर आ जाते। ये तो इस तरह ये काम हो रहा है रिग्रेशन का। ओके, अब एक चीज हमें सीखनी है, नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है बताइए, नॉर्म्स क्या होता है एनीबॉडी? अगेन ये सब फैमिलियर सर वेक्टर का साइज मालूम करने के लिए। वेक्टर का साइज, चलो गुड। तो क्या मतलब वेक्टर का साइज कैसे मालूम करते हैं? योर आंसर इज राइट, और ठीक है, यूज फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ ए वेक्टर, वेरी राइट। अब कैसे? सिंपल, अगेन वेक्टर का साइज, चलो ये भी all you people have done at different places, all of you। अच्छा, वेक्टर साइज क्या भाई? ये हमारा ये एक पॉइंट, ये एक्स एक्स, ये एक्स वाई की जगह हम x1 x2 एक्सिस को एक्स वाई जेड डब्ल्यू कहने के बजाय हम x1 x2 x3 इस तरह कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा ये पॉइंट, इसमें ये हमारे एक वैल्यू अगर है x1 x2 पॉइंट हमारा है, लेट्स से ये हमारा पॉइंट 0 0 है, 0 0। तो ये पॉइंट का मतलब हुआ कि ये वेक्टर फ्रॉम 0 टू दिस इज द वेक्टर। ठीक है, इसका पहला कंपोनेंट इधर हो गया, ये x1, ये दूसरा कंपोनेंट x2। ओके, अच्छा, वेक्टर वाइज हम कहते हैं कि दिस वेक्टर इज सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। साइज वाइज अगर इनके साइजेस को सम करें तो इससे छोटा होता है। इसका साइज कंप्यूट करने के लिए इफ यू रिकॉल हम कहते हैं भाई x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये बात हो रही है, अंडर रूट ये इसका ये होता है, ये हाइपोटेन्यूज का इन दो के स्क्वायर्स के सम के लेकर और स्कोर करते हैं, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये और ये इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर की डायरेक्शन ये थीटा है जो आप फाइंड कर सकते हो, हम देख सकते हैं, मगर ये इसका मैग्नीट्यूड है वो ये है।
लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और ये स्क्वायर्स को समझ। असल में ये जो स्क्वायर्स किसी वैल्यूज के स्क्वायर्स का सम होता है, ये हम इसको वेरिएंस भी कहते हैं, और इसको जब अंडर रूट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये वेरिएंस, अगर हम इस डिस्टेंस में अंडर स्कोर है, अगर हम इस पूरे को हम स्क्वायर करें, यानी डिस्टेंस तो एक्चुअली ये है, अगर हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर करें, यानी इस चीज का स्क्वायर करें, तो हमें खाली ये स्क्वायर्स ऑफ ईच एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो नॉर्म इज दिस, ये नॉर्म है, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये जो है इसकी लेंथ को शो कर रहा है, ये नॉर्म है। तो मगर ये नॉर्म है पावर ऑफ 2 में, यानी ये स्क्वायर वाले डोमेन में नॉर्म है। अगर यही चीज ज्यादा पावर्स वाले डोमेन में जनरलाइज की जाए तो फिर वो पी पावर के साथ, यानी हर एक की हम पी पावर लें और ये अंडरस्कोर की जगह 1/p कह दें, तो वो पी नॉर्म होगा, यानी ये नॉर्म ऑफ 2 है। इसको कहते हैं L2। ये अभी अलजेब्रिक के लिए कहने के लिए कि ये L2 है, ये नॉर्म है फॉर द स्क्वायर केस। तो इस केस में आप जो भी ये था x के डोमेन में, उसके आपने अगर स्क्वायर लिया, इसको आप इस तरह लिख रहे होते हैं, आपने इनके स्क्वायर लिए, यहाँ 2 लिख देते हैं कि स्क्वायर बेस्ड है, और इसको आपने अंडररूट किया हुआ था, ये स्क्वायर बेस्ड है, अंडररूट किया हुआ है, तो ये L2 है, ये L2 है। L2 स्क्वायर बेस्ड कैलकुलेशन साइज ऑफ द वेक्टर इज रिटन लाइक दैट। कई दफा ये स्क्वायर की बात, अगर आपके एनवायरनमेंट में डिफॉल्ट पता है कि आप अभी ऑर्डर ऑफ 2 पे काम कर रहे हैं, तो कई दफा 2 नहीं भी लिखते और इस तरह भी लिख देते हैं साइज को, आपने देखा होगा कई दफा, ठीक है। समटाइम्स इसके अंदर बिल्ट इन है कि आपने आखिर में 1/2 लिया है, ये 1/2 किया है, पावर अंडररूट का मतलब 1/2 किया हुआ है। L2 के अंदर साइज है जिसमें स्क्वायर बेस्ड है और आपने 1/2 का काम किया हुआ है। आप कई दफा ये अंडररूट नहीं करना चाहते, खाली स्क्वायर बेस पे फैसला करना चाहते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, तो आप कहते हैं स्क्वायर ऑफ L2, स्क्वायर ऑफ L2 नॉर्म है, ये उसका स्क्वायर, दैट विल बी, ये जो x वाली चीज आपने ये की है, ये पहले तो आपने ये स्क्वायर तो इंडिविजुअल आइटम के लिए किया था, अब आप उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ L2, इट ओनली मींस, ये हमने सारी टर्मिनोलॉजी बताई, इट ओनली मींस ओके x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इस केस में, या x3 स्क्वायर जितना भी है, अगर ये ज्यादा डायमेंशन का हो तो ओके, x अगर n डायमेंशन है तो xn स्क्वायर, स्क्वायर सारे स्क्वायर, ईच वन स्क्वायर, और आपने वो अंडररूट को हटा दिया, क्योंकि अब आपने L2 वाज विद अंडररूट और स्क्वायर ऑफ L2 इज दिस, ठीक है। ये वाला L2 जो था, ये इन्हीं सारी चीजों के साथ यहाँ प्लस करके यहाँ तक आए xn स्क्वायर और अंडररूट के साथ था, ये फर्क है L2। यही नॉर्म, ये नॉर्म है, ये L2 नॉर्म। अगर L3 नॉर्म होगा तो इनमें हर जगह ये पावर 3 हो जाएगी, और ये जो रूट है यहाँ ये 1/3 का होगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट लेगा L3 में, ये सारी चीज। यही P के केस पे जनरलाइज्ड होता है, P नॉर्म LP, और उसमें वही कि ये सारी पावर्स P होंगी, P और आखिर में अंडर रूट ऑफ 1/p, pth रूट लेंगे, ये नॉर्म है, ये साइज में। यही चीज यहां 0 से वेक्टर का लिया है और इसको कैलकुलेट किया है। यही कॉन्सेप्ट 2 पॉइंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है,
यहाँ एक्चुअली लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज ए डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 0 0 ओरिजिन, ठीक है। समटाइम्स यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसमें से एक पॉइंट 0 0 नहीं है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर्स, यानी आप सपोज ये आपका एक वेक्टर था, ये मैं इसको जान के उस तरह ड्रॉ करूंगा कि आपको ज्यादा बेहतर ये चलिए ये एक और वेक्टर है, ठीक, ये दूसरा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है। लेट्स से आपके ये एक्स वेक्टर है, सपोज ये वाई वेक्टर है, इसके x1 y1 का पॉइंट है इसका, ओके, और इसका ओह x1 x2 सॉरी x1 x2 ये हमारा पहला वेक्टर है, ठीक, और जो दूसरा है y वेक्टर वो y1 y2 उसका पॉइंट है, और 0 ये दो वेक्टर हैं। अब हम इन दो वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, विच मीन्स फ्रॉम दिस टू दैट वी नीड दिस एज ए मैटर ऑफ इन दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और आप उसका साइज मालूम करना चाहते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस वेक्टर से इस वेक्टर का जो ये दो वेक्टर्स है ये इनका हमारा रिजल्टेंट बना इनका, इसका साइज। बट एनीवे हम कह रहे हैं कि यही चीज दो वेक्टर्स के डिफरेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, या दो पॉइंट्स जिसमें से एक पॉइंट 0 0 नहीं है, ये देखिए ये पॉइंट भी 0 0 नहीं है, x1 है x2 है y, तो ये क्या होगा, इसका क्या, ये इससे इसका डिस्टेंस का मतलब है ये, इसको अगर आप देखें तो वो ये है, अगर इसकी ट्रायंगल देखें तो वो ये बनती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रायंगल बनती है। ये क्या चीज है, ये है y1 माइनस x1, ठीक है ना, ये यहां से यहां तक ये y1 था और यहां से यहां तक ये x1 था, ठीक है, तो आपने y1 माइनस x1, और इसका क्या है y2 माइनस x2, ये पूरा y2 तक था और यहां से यहां तक ये x2 तक है हाइट, तो ये डिफरेंस ये है। अब इसका डिस्टेंस आपने निकालना है तो उसी असूल से देखें तो ये डिस्टेंस फार्मूला जिसको कहते हैं ये वो बन गया कि आपने कहा इन दो के स्क्वायर का सम करके और अंडर रूट लूंगा, यानी y1 माइनस x1 का स्क्वायर लेंगे आप, एंड y2 माइनस x2 का स्क्वायर लेंगे, और इन्हें अनरूट करेंगे, तो दैट इज द साइज ऑफ दिस वेक्टर। इस केस में दो पॉइंट्स दो वेक्टर्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपने y वेक्टर माइनस s वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन y एंड x वेक्टर मालूम किया है आपने, डिस्टेंस वेक्टर वाइज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो ये है, ये डिस्टेंस वेक्टर है। और इसको भी अगर आप खाली स्क्वायर्स को लेना चाहते हैं तो इसको दोबारा इसको स्क्वायर करेंगे जैसे यहां किया था, और इस बात को कर लेंगे। ओके ओके अच्छा, लेट्स कंक्लूड। अच्छा जी, ये हमने ये नॉर्म्स की बात की, अब इन स्लाइड को देखोगे तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ये जो हमने बातें कर दी ये सब ये एलपी नॉर्म बता रहा है, वो ये होगा कि आपने इसके p की पावर्स ली और इसको अंडर 1/p लिया, उनको p की पावर लेके इकट्ठा किया, सम किया और 1/p किया। जनरल डेफिनेशन ऑफ एलपी है। ये L2 नॉर्म है जो उसको मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ डायग्राम से भी बता दिया। L1 नॉर्म भी हो सकता है जिसमें स्क्वायर लेने के बजाय खाली उनके वेक्टर्स के वैल्यूज को ऐड किया,
कि आप जब कभी देखना चाहते हो जीरो या नॉन जीरो तो आप इससे कर सकते हो। इसी तरह एल इन्फिनिटी नॉर्म भी हो सकता है जिसमें आप मैक्सिमम ऑफ दीज एक्स आई के केस को लेते हैं। तो ये हमने कवर कर लिए हैं अच्छी तरह। ये रिग्रेशन में ये इस्तेमाल, ये जैसे मैं बताया कि अगर ये W और X की मल्टीप्लिकेशन है, W T और X, तो ये एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये जो आपने स्क्वायर वाली बात भी देखी थी, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पे ये बेस्ट फिट लाइन जो आप निकालते हो, लीनियर लाइन, वो ये है WTX के जरिए से आप फाइंड कर रहे हो। इसमें लीनियर आपने लिया है बिहेवियर। अगर ये आप इसी मामले को नॉन लीनियर के लिए एक्सटेंड करते हो तो फिर आप कहते हो कि अब मेरा ये खाली ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि देयर इज अ फंक्शन विच कैन बी नॉन लीनियर। तो ये आपने x को अब नॉन लीनियर फंक्शन पे लिया और वही मल्टीप्लिकेशन को यूज किया, उसी तरह समेशन की, और आपने नॉन लीनियर में एक ये मैच कर लिया। यानी देखिए अब ये लीनियर नहीं है, यहाँ तो लाइन से एस्टिमेट किया था इन पॉइंट्स को, यहाँ फिटिंग नॉन लीनियर शेप की कर ली। तो ये रिग्रेशन में हम इसको कर्व की फिटिंग कर रहे होते हैं। और मैंने जैसे बताया था अगर आपकी गिवन वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू में डिफरेंस हो तो आप वो एरर को करेक्ट करते हो, और उस एरर को एक रेंज में लाने के लिए आप इस W को ऑप्टिमाइज करते हो। यानी ओवरऑल केस में आप W का मिनिमम इफेक्ट लेना चाहते हो, उसको मिनिमाइज करना चाहते हो, तो ये उसमें जो टर्म ऐड करते हो इसको रेगुलराइजेशन कहते हैं। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉस फंक्शन के डिफरेंस है और ये एक फैक्टर इसमें ऐड करते हैं वेट का जो रेगुलराइजेशन है। ओके, वी आर डन। ओके, ये मैंने डिस्टेंस वाला बात थी यहाँ समझा दी। इधर है एलपी नॉर्म का ये डिस्टेंस से ताल्लुक, यहाँ इसने VW से लिया है। फिर उसने एलपी नॉर्म के शक्ल से बताया कि अगर हम इनको वेक्टर्स के ये प्लॉट करें तो उनके डिफरेंट नॉर्म के लिए L1 L2 L3 L4 L5 डिफरेंट फिगर्स बनेगी। सर्कल L2 नॉर्म सर्कल होता है, यू नो इट के दैट बिकम्स अ सर्कल। और इसी तरह बाकी नॉर्म्स के उनकी शक्लें बदलती जाएंगी डायग्रामेटिकली अगर आप ड्रॉ करेंगे। Okay, we stop here and we'll continue with this next time. Any question you have? All right.